हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्य रूल। मतलब कि जो मौर्य रूल था उसके बाद में क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चेंजेस हुई और क्या क्या महत्वपूर्णता थी मौर्य साम्राज्य की। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का, और साथ ही जो बिंदुसार थे उनके बारे में डिस्कस करा था। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य रूल था, उसकी वजह से क्या क्या सिग्निफिकेंस आए, क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई, क्या क्या चेंजेस आए, वो पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट कंट्रोल के बारे में, यानी जो स्टेट था, जो राज्य था, उसमें कंट्रोल कैसे पाया गया, किस तरह उसको कंट्रोल कर कर रखा गया। Kautilya advises the king to promulgate dharma when the social order based on the varnas and ashrams stages in life perishes. The king is called by him धर्म प्रवर्तक और प्रोमulgator ऑफ सोशल ऑर्डर्स। अब जो कौटिल्य थे, कौटिल्य कौन थे? जिनका दूसरा नाम था चाणक्य, यानी कि जो अशोका थे उनके जो प्रिंसिपल जिनको मानते थे, जिनके धर्म पर, जिनके बातों पर चलते थे अशोका, वो कौटिल्य थे, और जिन्होंने चाणक्य नीति लिखी थी। और इन्होंने अर्थशास्त्र जो है उसकी भी किताब लिखी थी कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य ने एडवाइस किया था किंग को किस चीज के लिए? प्रोमulgate धर्म, यानी कि जो घोषणा करने के लिए कहा था किंग को, ताकि धर्म को बढ़ावा दे सके। और जो सोशल ऑर्डर है वो किसके ऊपर बेस्ड था? वर्णास, वर्णास यानी कि जो कास्ट सिस्टम है उस पर बेस्ड था। और आश्रम, आश्रम स्टेजेस इन लाइफ, मतलब कि जो आश्रम थे, स्टेजेस इन लाइफ थी, उनको पेरिश करना का एडवाइस दिया था, यानी कि उसको तबाह करने का। लेकिन जो किंग था कौटिल्य, कौटिल्य के हिसाब से जो किंग था उसको क्या नाम दिया गया था? धर्म प्रवर्तक, जो कि प्रोमulgator ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि घोषणा करने वाला। सोशल ऑर्डर जितने भी है, सामाजिक ऑर्डर जितने भी है, उसकी घोषणा करने वाला, इसलिए उनको धर्म प्रवर्तक नाम दिया गया कौटिल्य द्वारा। पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ अडॉप्टेड बाय द प्रिंसेस ऑफ मगध, अंग, वैशाली, काशी, कौशल, अवंती, कलिंग वर एनेक्स टू मगधन एम्पायर वन बाय वन। अब जो पॉलिसी थी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, या की जो मिलिट्री की पॉलिसी थी, उसके अंदर कई सारे जो प्रिंसेस हैं उन्होंने कई सारे जो स्टेट्स हैं उनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, जैसे कि मगध, अंग, वैशाली, काशी, कौशल, अवंती और कलिंग। इस जगह अपना जो मौर्य एम्पायर था, मगधन एम्पायर था, उसको एक्सटेंड कर लिया था बाकी जो प्रिंसेस थे अशोका के बाद में। द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म वाज बैकएंड बाय एन एलोबोरेट सिस्टम ऑफ एप्सियोनेज। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था, यानी कि जो शासन था, वो उसे विस्तार से बताया गया। कैसे बताया गया? जो सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज, यानी कि जो जासूस का जो सिस्टम था वो लगाया गया था इसमें, ताकि कोई भी दूसरा देश का अगर अपने जो राज्य है उसके अंदर पता चल जाए कि क्या हो रहा है और कैसे क्या युद्ध लड़ना है, युद्ध नीति कैसे रखनी है। इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज वर कॉल्ड तीर्थास। इट सीम्स दैट मोस्ट फंक्शनरीज वर पेड इन कैश। अब जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी थी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता थे उस समय, उनको क्या नाम दिया गया था? तीर्थस नाम दिया गया था। और जो भी फंक्शनरीज थी, जो भी कार्यकर्ता थे, उनको कैसे पे करते थे? कैश के रूप में पे करते थे, मतलब कि पैसे देते थे कैश के रूप में, और उससे उनको पगार मिलती थी, सैलरी मिला करती थी। द हाइएस्ट फंक्शनरीज वर मिनिस्टर, मंत्री, हाई प्रीस्ट, पुरोहित, कमांडर इन चीफ, सेनापति एंड क्राउन प्रिंस युवराज, हु वर पेड जनरसली। अब जो हाईएस्ट फंक्शनरी थे या जो हाईएस्ट कार्यकर्ता थे उस समय कौन थे? मिनिस्टर थे, जिनको मंत्री नाम से जाना जाता है। हाई प्रीस्ट, जो कि पूरे जो राज्य है उनके जो पंडित थे, जिनको पुरोहित नाम से जाना जाता है। कमांडर इन चीफ, जो सेनापति होता है। और युवराज, क्राउन प्रिंस मीन्स युवराज। उन सबको हाईएस्ट फंक्शनरीज के अंदर रखा गया था, मतलब सबसे ज्यादा उन्हीं को पे किया जाता था। दे रिसीव एज मच एज 48,000 पनास, पना बीइंग अ सिल्वर कॉइन इक्वल टू 3/4 ऑफ अ तोला। अब जो फंक्शनरीज थे उनको किस रूप में पे करते थे? 48,000 पनास देते थे उनको
हाईएस्ट फंक्शनरीज को। और जो एक पन है, एक पना किसके इक्वल होता था, सिल्वर कॉइन कहा जाता है पना। और एक पना जो है 1/4 ऑफ द तोला, मतलब जो एक तोला जो रहता है जिसके अंदर 10 से 11 ग्राम जो वजन रहता है, उसका 3/4 पार्ट एक पना के कॉइन में होता था। द लोवेस्ट ऑफिसर्स वर गिवन 60 panas is consolidated pay, although some employees were given as little as 10 और 20 panas। अब जो लोवेस्ट ऑफिसर्स थे, इनके अलावा जितने भी छोटे ऑफिसर्स थे, उनको 60 पनास दिया जाता था। और साथ ही उनसे भी जो कम काम करते, जो बहुत नीचे वाले जो लोएस्ट ऑफिसर थे, उनको 10 से 20 पनासी दिया करते थे अपने किंगडम के अंदर। अब इकोनॉमिक रेगुलेशन, जो मगध एम्पायर था या जो मौर्य डायनेस्टी थी, उस समय इकोनॉमिक रेगुलेशंस, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए। इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इट वुड अपीयर दैट द स्टेट अपॉइंटेड 27 सुपरिंटेंडेंट्स अध्यक्ष टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। अब जो कौटिल्य की बुक थी अर्थशास्त्र, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि स्टेट के अंदर टोटल 27 सुपर इंटेंडेंट्स को अपॉइंट किया गया था, यानी कि जो अध्यक्ष है, करीब 27 अध्यक्ष को अपॉइंट किया गया था किसमें, स्टेट के अंदर। और इससे क्या था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके ध्यान रखने के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। दे कंट्रोल एंड रेगुलेटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, वेट्स एंड मेजर्स, क्राफ्ट सच एज वीविंग एंड स्पिनिंग, माइनिंग एंड सो ऑन। अब जो ये अध्यक्ष थे, जो 27 सुपर इंटेंडेंट्स बनाए गए थे अध्यक्ष, वो क्या कंट्रोल करके रखते थे, जो भी एग्रीकल्चर था उसको रेगुलेट करने का काम करते थे, यानी कि दोबारा उसमें खेती करवाने का काम करते थे। साथ ही एग्रीकल्चर को कंट्रोल करते थे, ट्रेड व्यापार को कंट्रोल करते थे, कॉमर्स जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उसको भी कंट्रोल करके रखते थे। और जितने भी क्राफ्ट्स है, जैसे कि वीविंग हो गया, सिलने का काम हो गया, बुनने का हो गया, स्पाइनिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इन सबको भी कंट्रोल करके रखते थे कौन, अध्यक्ष, जिनको सुपर इंटेंडेंट्स बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, आ स्ट्राइकिंग सोशल डेवलपमेंट ऑफ मौर्य पीरियड वाज एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब जो अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है जो स्ट्राइकिंग सोशल डेवलपमेंट है मौर्य पीरियड का, उस समय एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है बहुत सारे बनाए गए थे और एम्प्लॉयमेंट भी रखा गया था, रोजगार दिया गया था एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर। द स्टेट मेंटेन्ड फार्म्स ऑन विच न्यूमरस स्लेव्स एंड हायर लेबर्स वर एम्प्लॉयड। अब जो स्टेट था, जो राज्य था, वो क्या मेंटेन करके रखता था, फार्म्स को मेंटेन करता था, यानी कि जो खेत था उसको मेंटेन करके रखता था। और उसके अंदर न्यूमरस ऑफ स्लेव्स, और जो भी वहाँ के फार्मर्स थे या जो भी लोकल पीपल थे, उनको खूब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला था, जितने भी लेबर से मजदूर थे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला था। 150,000 वार कैप्टिव्स ब्रॉट बाय अशोका फ्रॉम कलिंग टू पाटलिपुत्र मे हैव इंगेज इन एग्रीकल्चर। अब करीब 1.5 लाख जो युद्ध बंदी थे, यानी कि जिन 1.5 लाख जनों को कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें बंदी बनाया गया था, उसमें अशोका ने उनको लाया कलिंग से पाटलिपुत्र में और एग्रीकल्चर के अंदर उनको काम करने के लिए भेजा। द शूद्रास वर रिगार्डेड एज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 हायर वर्णास। अब जो शूद्र जाति थी उनको क्या काम दिया गया था, जितनी भी प्रॉपर्टी है तीनों वर्णा, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका ध्यान रखने के लिए और जो उनका काम करने के लिए शूद्र को रखा गया था। द रॉयल रोड रैन फ्रॉम पाटलिपुत्र टू नेपाल थ्रू वैशाली एंड चंपारण। और ये एक ऐसा समय था, इसके अंदर एक रॉयल रोड बनाई गई थी जो कि पाटलिपुत्र से लेकर नेपाल के अंदर जाती थी, जो कि वैशाली और चंपारण के थ्रू जाती थी। We also hear of a road at the foothills of the Himalayas. It passed from Vaishali through Champaran to Kapilavastu, Kalsi in Dehradun district, Hajra and eventually to Peshawar. अब जो ये थे, उन्होंने रोड के बारे में भी सुना, जो फुटहिल्स थे
यानी कि जो पहाड़ी एरिया है वहां से भी रोड्स बनाई गई थी, जो कि कहाँ से पास होती थी, वैशाली से पास होती थी। और किसके थ्रू पास होती थी, बीच में चंपारण और कपिलावस्तु पड़ता था, कालसी जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो पड़ता था, और हाजरा भी उसी जगह पड़ता था। और कहाँ तक जाती थी ये, पेशावर, यानी कि वैशाली से पेशावर तक ये रोड बनी हुई थी, जो कि हिल स्टेशन से यानी कि जो हिमालय से उसके थ्रू जाती थी। द स्टोन पिलर्स वर मेड इन चुनार नियर वाराणसी। अब जो स्टोन पिलर्स बनाए गए थे वो कहाँ बनाए गए थे, चुनार के अंदर बनाए गए थे, जो कि कहाँ पड़ता है, वाराणसी के पास में पड़ता है। जो वाराणसी का घाट है उसके पास में पड़ता है चुनार, उस जगह स्टोन पिलर्स बनाए गए थे मौर्य एम्पायर में, मगधन एम्पायर में। द मौर्य रूलर्स डिड नॉट have to deal with a large population. All told their army did not exceed 6,50,000 men. अब जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्य रूलर्स था, उनको लार्ज पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा डील नहीं करनी पड़ती, ना ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता था उनको संभालने के लिए, क्योंकि जो आर्मी थी, मौर्य आर्मी, इस जो स्टेट था उसकी आर्मी थी, उसके अंदर 6,50,000 से ज़्यादा जो आर्मी के मैन है वो एक्सीड नहीं होते थे। उस वजह से इनको ज़्यादा कुछ मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। 9 अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब टोटल 9 इंस्क्रिप्शंस पाई गई थी अशोका की, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर पाई गई थी। द समाहर्ता वाज द हाईएस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असेसमेंट एंड द सानी दत्त वाज द चीफ कस्टोडियन ऑफ अ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस। अब जो समाहर्ता था उनको हाईएस्ट ऑफिसर बनाया गया था, जो कि चार्ज ऑफ असेसमेंट था, यानी कि जो निर्धारण करने वाला था उसे समाहर्ता नाम दिया गया था और हाईएस्ट ऑफिसर बोला जाता था। और सानी दत्त कौन था, सानी दत्त था चीफ कस्टोडियन, यानी कि जो कस्टडी है, जैसे कि ट्रेजरी हो गया या स्टोर हाउस हो गया, जो कि किसी को लेन देन का काम करता था, उसको सानी दत्त नाम दिया गया था। द लिस्ट ऑफ टैक्सेस मेंशन इन द अशास इज इम्प्रेसिव एंड इफ दीज वर रियली कलेक्टेड वेरी लिटिल वुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू लिव ऑन। अब जो अशास्त्र है उसके अंदर टैक्सेस की लिस्ट बता रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बहुत ज़्यादा अलग था। और ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो वेरी लिटिल, मतलब पीपल के जो रहने के लिए बहुत कम है, लिव सर्वाइव कर सकते हैं, उतना कम टैक्स कलेक्ट किया जाता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य रूल था, उसके टाइम पर आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि क्या क्या कलाएं बनी उस समय। द मौर्यस मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब जो मौर्य थे उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा पहचान दी थी। मेगास्थनीज स्टेज दैट द मौर्य पैलेस एट पाटलिपुत्र वाज स्प्लेंडिड एज दैट इन द कैपिटल ऑफ ईरान। अब जो मेगास्थनीज है उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो मौर्य पैलेस है पाटलिपुत्र के अंदर, वो पैलेस बताया जाता है कि जो ईरान है, ईरान की जो कैपिटल है, उस जगह से उसको बनाने के लिए सामान लाया गया था, पत्थर वगैरह लाए थे। फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स एंड स्टम्प्स इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ 80 पिलर हॉल हैव बीन डिस्कवर्ड एट कुमराहर ऑन आउटस्किर्ट्स ऑफ मॉडर्न पटना। अब जो स्टोन पिलर्स के फ्रैगमेंट्स यानी कि स्टोन पिलर्स के टुकड़े पाए जाते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि उस टाइम करीब 80 पिलर का हॉल एग्जिस्ट करता था, और जो कि डिस्कवर कहाँ हुआ था, कुमराहर के अंदर डिस्कवर किया गया था, जो कि मॉडर्न पटना के अंदर है। यानी कि जो 80 पिलर जो हॉल है उसको डिस्कवर किया गया था, और जो पिलर्स है स्टोन पिलर्स उसके टुकड़े पाए गए थे कहाँ पे, पटना में, जो कि कुमराहर के पटना के अंदर जो कुमराहर डिस्ट्रिक्ट है उस जगह पाया गया था, जो स्टेट है। ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ स्कल्पचर इन द फॉर्म ऑफ लायंस और बुल्स आर जॉइंड विद द पिलर्स ऑन द टॉप। अब जो स्कल्पचर थे यानी कि जो मूर्तियां हुआ करती थी उसके अंदर
बहुत सारी ब्यूटीफुल मूर्तियां भी पाई गई थी, स्कल्पचर पाए गए थे, जिसका जो टॉप है उस जगह लायंस और बुल्स के पिक्चर्स, लायंस और बुल्स की मूर्तियां हुआ करती थी उन पिलर्स के ऊपर। द मौर्य आर्टिसंस आल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। अब जो मौर्य आर्टिसंस थे, जो कलाकार थे, मूर्तिकार थे मौर्य के समय, उस समय हैविंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, ताकि जो मॉन्क्स है उनको रहने के लिए रॉक को काट कर उनको रहने के लिए जगह मिल सके। हैविंग मीन्स काटने की प्रैक्टिस कर दी थी पत्थरों को। द बराबर केव्स एट द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम गया। दिस काइंड ऑफ केव आर्किटेक्चर स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। अब बराबर केव है जो कि कहाँ पे है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है गया से, मतलब गया से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है क्या, बराबर केव्स। और इस जगह केव्स के आर्किटेक्चर पाए गए थे जो कि वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया के अंदर भी स्प्रेड हुए थे, वहां पे भी इनका फैलाव हुआ था। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है मौर्य एम्पायर के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस क्या है और जो आर्ट और आर्किटेक्चर क्या था इसके बारे में। साथ ही हमने पढ़ा था जो स्टेट के काउंसिल है, मतलब स्टेट को कैसे कंट्रोल करा गया था, उसके बारे में इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।